अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज की अफसोसनाक ख़बर कि जिसमें हम सबको ये मालूम हुआ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की वालिदा लंदन में इंतकाल कर गईं। अल्लाह ताला लवाकिन को सब्र दे और उनकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन। दूसरी तरफ आज जलसा भी था पीडीएम का, और ये वो जलसा है कि जिस जलसे को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी जलसा नहीं होना चाहिए, अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। इस जलसे के ज़रिए कोरोना फैलने के चांसेस हैं। पेशावर में बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है, परसेंटेज पहले से कई गुना ज़्यादा है इन्फेक्टेड लोगों की, जो 24 आवर्स पे डेली बेसिस पे हमें पता चलता है। और फिर साथ में कुछ आदाद शुमार भी असद उमर साहब की तरफ से आज ट्वीट हुए कि जी वेंटिलेटर्स कितने हैं, कितनी कैपेसिटी पे हैं, कितने लोग वेंटिलेटर्स पे हैं। तो ये सब के बावजूद ये जलसा हुआ और हुकूमत KPK की तरफ से इजाज़त भी नहीं थी, तो बावजूद इजाज़त के ये जलसा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे मज़ीद जलसे होने हैं, मुल्तान में जलसा होना है, लाहौर में जलसा होना है, फिर उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब एहतजाज की कॉल मुतवक्के है। देखना यह है कि क्या इन जलसों से अपोजिशन को कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है। अपोजिशन की तरफ से इन जलसों में तनकीद की जा रही है, और ना सिर्फ हुकूमत पे तनकीद की जा रही है बल्कि इस्टाब्लिशमेंट पे भी तनकीद की जा रही है। आज के प्रोग्राम में हम इसी को मौजू बनाते हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ जी हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलमान आबिद साहब ने। सलमान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार किसी तारुफ के मोहताज ने, इफ्तिखार अहमद साहब ने। इफ्तिखार साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। और कराची से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने। मुजाहिद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, क्या लगता है आपको, क्या ये गैर जिम्मेदारी है कि जो जलसे किए जा रहे हैं और अपोजिशन कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद, तमाम तर इतलात के बावजूद कि कोरोना हकीकतन फैल रहा है, फिर भी ये जलसे कर रही है? क्योंकि हुकूमत का कहना है कि जी जलसे करके एक आम आदमी की जिंदगी को दाव पे लगाया जा रहा है। जी इफ्तिखार साहब। आम आदमी मर जाए जलसों में? कोई आम आदमी पे पाबंदी तो नहीं है पार्टियों की तरफ से कि वो लाजमी तौर पर जलसों में जाए। अगर आम आदमी को इतना शऊर दे दिया है हुकूमत ने पिछले साल मार्च से लेके अब तक, और इसके खतरात से इतनी अच्छी तरह आगाही कर दी है, तो आम आदमी को जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी तो फिर भी जा रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो आम आदमी है, ये आम आदमी जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की मदरसे के लोग हैं और 11 जमातों का इत्तेहाद है, तो इनके लिए लोगों को जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। यार, एक तरफ हम आम आदमी की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं लोगों को अपनी जिंदगी मौत की परवाह नहीं है। मैं नहीं मानता, ये अजीब फलसफा दे रहे हैं। जलसे हो रहे हैं, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। देखें, हमने दावा किया दुनिया में कि हमें शाबाश मिली है दुनिया से, दुनिया ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया है। हमारी कामयाबी पर हमें कहा गया है कि दुनिया में ऐसी कामयाबी कहीं देखने को आई नहीं। तो सर्टिफिकेट के बाद आप क्यों घबरा क्यों रहे हैं? आप किसने आज़ादी दी? जो बड़ी ईद है उसके बाद पूरे नॉर्दर्न एरिया को खोलने की सियाहत को किसने खोला? लाखों लोगों ने जो अपने कराची से लेके वो गिलगित बल्तिस्तान तक लोग जो लाखों गए, वो कहाँ से गए और कितनी तंग जगहों पे गए? उन तंग शहरों में गए जहाँ पे लोगों के गुजरने के रास्ते नहीं है। एक हमारे लाहौर शहर के अंदर आजम क्लास मार्केट में, शाह आलम मार्केट में, अनारकली में, इछरे बाजार में रोजाना जितने जलसे में आज होंगे, इससे ज्यादा तो लोग फिर रहे होते हैं कंधे से कंधा मिला के। तो इसको महज कह देना कि इन जलसों से कोई नुकसान होने वाला, मैं इसको मानने को तैयार नहीं। तो आपकी नज़र में ये जो रोक टोक है ये नहीं होनी चाहिए जलसों की, जिस तरह आज पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी आया कि जी मुल्तान और लाहौर के जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही है। देखिए जी, जलसे की इजाजत देना न देना हुकूमती रवैया है। हुकूमत के पास अख्तियारात हैं, वो न दे, और उसके बाद अगर वो जलसा करते हैं तो सबको जेल में भेज दे। बल्कि जलसा गाह को डिक्लेयर कर दिए जेल है, जहाँ लोग आके बैठ जाएं, तो उस बार बाउंड्री लगा के तो पुलिस को के घेरे में दे दे कि अब ये लोग जेल में बैठे हैं। क्या बच्चों वाली बातें हम कर रहे हैं?
जी ये आप ये देख नहीं रहे, मेरे सवाल का जवाब आप देने को तैयार नहीं है कि आदम क्रात मार्केट में, इछरे की मार्केट में, शालम मार्केट में, अनारकली बाजार में जो लाखों लोग सुबह से शाम तक कंधे से कंधा मिला के फिरते हैं। सुबह मार्केट कमेटी की मंडी में गए हैं कभी आप? सब्जी मंडी में जी बिल्कुल, कभी आप फ्रूट मंडी में सुबह गए हैं? लोग बाजारों में जा रहे हैं फिर कुछ, आप लेकिन लोग मास्क वगैरह का लोग भी किस तरह इस्तेमाल आते हैं इस्तेमाल जी? करें, लेकिन जलसों में तो हमने देखा कि कोई मास्क वगैरह पहन के दिखाई नहीं देता है हमें, सिवाय कुछ लोगों के जो स्टेज अच्छा, पर आप हैं। सुबह सारे लोग मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं? इछरे में लोग मास्क पहन के फिर रहे हैं, शारदा मार्केट में मास्क पहन के फिर रहे हैं, आदम क्रात मार्केट में मास्क पहन के फिर रहे हैं, तो फिर तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक, पॉइंट टेकन। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप एग्री करते हैं इफ्तिखार साहब की राय से कि बाजारों में लोग घूम रहे हैं, सड़कों पे लोग घूम रहे हैं, चले बाजार पे ना सही सड़कों पे देख लें तो लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए होते और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, एक दूसरे के जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। देखिए, एक तो ये है मुमताज के कई हवालों से ये मेरे उस्ताद भाई हैं, तो जब मैं अपने प्रोग्राम में बुलाता हूँ तो उस वक्त तो मैं इफ्तिखार से इख्तलाफ करता हूँ, ये मुझसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन जब हम एक प्रोग्राम में होते हैं तो उस्ताद भाई की कमर को बेच की बात यकीन हमारा इत्तेफाक होता है। अब मैं बता रहा हूँ, उस्मानी साहब हुए, हम लोगों ने उन लोगों से कुछ सहाफत के आदाब सीखे हैं, निसार उस्मानी हुए और बहुत बुजुर्ग हुए हमारे आई रहमान वगैरह। तो देखिए, ये जो इफ्तिखार इसलिए सही कह रहे थे कि आप यानी लोग बेवकूफ नहीं हैं, आप एक हुक्मनामे के जरिए अगर ये कहें कि साहब, और एक ये इतना सॉरी टू से मुझे तो हैरत होती है अली मुमताज के, चलो कि खान साहब ने ये 20 साल की इतनी मेहनत करी, इतनी बड़ी पार्टी बनाई, बड़े अच्छे अच्छे लोग इनके पास हैं, इन्होंने जो टीवी पे सुबह 11 बजे लगा देते हैं, मुझे तो यानी सॉरी टू से ना इनका पस मंजर मुझे नहीं पता, ये ज्यादा जानते होंगे क्योंकि लाहौर के ज्यादा, ये शहबाज गिल, ये हमारे फैयाज चौहान, ये फला और तो और ये मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि बेचारे, मैंने तो कोई फराज साहब के साथ देखा ना उठते बैठते देखा, शिबली फराज एक तो नाम के साथ क्यों लगा देते हैं, कोई ताल्लुक ही नहीं उसका वार्ता होता, थोड़ी है कि अबीब जालिब का बेटा नासिर जालिब वो जालिब साहब जैसा हो जाए, या फैज साहब की बेटियां फैज साहब हो जाए, कोई अलग बात है कि फराज का बेटा इसलिए बोला है, वो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या मुझे अफसोस होता है कि ये जिस भोंडे तरीके से हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं, तो आधा काम तो ये अपोजिशन में खुद कर रहे हैं, दिन रात बैठे हुए। अभी आपने देखा जलसा खत्म नहीं हुआ, अब मैं देखे जानते हैं मौलाना फजल रहमान एक आर्टिकुलेट आदमी है, आज बहुत उनकी बड़ी, मैं तो उनको बहुत अरसे से उनका कायल हूँ, और मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में उनसे ज्यादा आर्टिकुलेट, भाई इख्तलाफ अलग बात है, आइडियोलॉजिकल कोई लीडर नहीं होगा, और जो एक्सप्लेन होगा, पश्तो में बात कर रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे, जलसे एंटरटेनर हैं भाई ये जलसे जुलूस, और आप ये कहेंगे कि कोरोना की वजह से नहीं जाओ, उसकी वजह से नहीं जाओ, जरा लोगों को पाकिस्तान में, मैं भी इफ्तिखार करता हूँ, कोई उन्हें समझते कोरोना ही नहीं, और आपने करते करते मुझे नहीं पता कि एक वक्त आया, याद नहीं है आपको, पिछले महीने कहने लगे जनाब हमारे यहाँ 0 हो गया है, हमने काबू पा लिया, खुद ही आपने रेस्टोरेंट खोले, खुद ही आपने शॉपिंग मॉल खोले, खुद ही आपने शादी वालों की इजाजत दी, खुद ही आपने तालीमी इदारे खोले, ये गवर्नमेंट ने किया ना, मैंने थोड़ी किया, जब हो रहा था, जब सिंध गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही थी, जब आपने जब ये खोल दिया, अब आपको ये बंद हो रहा है, और ये इस वजह से नहीं फैल रहा, कैसे हो रहा है, और मैं तो कहते अब इस पर यकीन लगा हूँ कि अल्लाह का बड़ा फजल है शायद हम पर, कि जिसके सबब जो है वो यहाँ खुदा ना करे वो रोजाना 1000 आदमी नहीं मर रहा, या अमेरिका का जैसा हाल नहीं है, इंडिया का हाल नहीं है, अभी भी ये 20-25 हैं लोग तो कहते जी। तो ये जो है इसको कोरोना को एक सियासी हथियार के तौर पर जो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है कि वो अपोजिशन रोक सकेगी, मैं ये समझता हूँ कि वो इनकी तादाद बढ़ा रहे हैं, ये नहीं रोक सकेंगे। और जिस भोंडे तरीके से ये जो बात है गुफ्तगू करते हैं, मैंने कहा ना, अफसोस होता है ये, अगर मेरे ज्यादा अच्छे कोई 2-4 मैनेजर हम मीडिया मैनेजर दे रहे हैं, हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इन लोगों को अपोजिशन को वो एक्सपोज कर सकते हैं कि भाई आदमी क्या कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो बात यहाँ से हुई थी कि जनाब ये इस तरीके से आप ये और एक और बात मुझे अफसोस होता है इफ्तिखार, कि कभी मीडिया पार्टी इस तरह नहीं बनता था ना, जो सीनियर एंकर वो बनते थे, मैं देख रहा हूँ चैनल पार्टी हो गए, उसमें बोर्ड लगाना रह गया, ये पीटीआई का चैनल का, ये सबसे बड़े क्योंकि इदारे से वाबस्ता रहा है, उसको वो भी ये बीमारी थी उसके एंकरों को और कॉलम नवीसों को कि वो तुर्रम खां हैं, उनका लिखा बाहर पे आखिर है, वो फैसले करते हैं कौन हुकूमत रहेगी, वो कहती है हम गिराएंगे, ये सौदा सर में समा गया था, 8 महीने तक तो अपने उनको रिहा नहीं करा सके, वो 4 आदमी निकलते नहीं देखे, वो एक अलग मौजूद चला जाएगा। तो पार्टियां बन गए एंकर, पार्टियां बन गए हमारे, जैसे भी आप वो पिटीशन के तनाजुर में तो नहीं बात करें जो पिटीशन फाइल हुई थी, अगर ये बयान ही हम दे कि जनाब कोरोना की वजह से अपोजिशन जल्दी खत्म कर दे, तो ये बयान होगा भाई अपोजिशन जाने,
उनके फॉलोवर जाने। मैं और आप तो उनके जलसे जुलूस में नहीं जा रहे ना। जी बिल्कुल सही के लोग तो नहीं जा रहे ना, उनके फॉलोवर जा रहे हैं, उन्हें फिक्र नहीं है। ठीक, सलमान आबिद साहब, मुजाहिद साहब और इफ्तिखार साहब दोनों सीनियर्स हैं हमारे, क्या आप उनसे इख्तलाफ करने की जरूरत करेंगे या आप समझते हैं कि ठीक कह रहे हैं? बुनियादी सी है, हुकूमत हो या अपोजिशन जमातें हैं, दोनों ने इस कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में एक गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। अब देखिए ना, मसला क्या है? मसला यह है कि सियासत सब पे बालादस्त है और इस वक्त हुकूमत गिराना सबसे ज्यादा बालादस्त है। दिसंबर और जनवरी के महीने में जो डेटें दी जा रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में ना हुकूमत ने कोई संजीदगी का मुजाहरा किया, ना उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमात को अपने अंदर से बैन किए, ना वजीर आजम की जो तकरीबात होती हैं उनको रोका गया, और ना ही इसी तरीके से अपोजिशन जमातें जो हैं, अब अपोजिशन ये कहती है कि ये जो कोरोना है ये प्रोपेगेंडा है हमारी कैंपेन के खिलाफ, यानी जो हमने मुहिम चलाई हुई है उसको सबोताज करने के लिए हुकूमत जो है ये इदादो शुमार बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। ये भी मुजाहिद साहब ने भी कहा ना कि सियासी हथियार, वही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, इसी तरीके से दोनों, मैंने तो पहले कह रहा हूं, हुकूमत भी एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन भी इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है कि हमारी जो कैंपेन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह, ये बिल्कुल ठीक कहा है इफ्तिखार ने कि कोई कोरोना के हवाले से हमारे यहाँ एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा और किसी जगह पे भी नहीं हो रहा। इसलिए अब महज जलसों के ऊपर जब हम तनकीद करते हैं तो फिर उस तनकीद की क्या अहमियत रह जाती है जब चारों तरफ हम देख रहे हैं कि लोग एसओपीज पे अमल नहीं कर रहे हैं। या तो हुकूमत ने बाकी जगहों पे जो है ना वो स्टेट ऑफ द रेट जो है उसको मजबूत बनाया हो और हमें नजर आ रहा हो कि बाकी सब जगह पर एसओपीज पे अमल दरामद हो रहा है, ये वाहिद जगह है जहां पर एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तब तो कोई उसकी लॉजिक समझ आती है। इसलिए मैंने तो कहा था कि देखिए ये पेशावर का जलसा हो जाए, मुल्तान का जलसा हो जाए, लाहौर का जलसा हो जाए, होने दें अगर अपोजिशन करना चाहती है। इससे तो कम से कम मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक तो हुकूमत गिरने वाली नहीं है। और आप देखिएगा, आप भी यहां बैठे हो, मैं भी यहां बैठा हूं, दिसंबर भी आएगा, जनवरी में भी आएगा, हम देख लेंगे कि बिलावल साहब और मरियम साहिबा कब हुकूमत को घर भेजते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, लेकिन एक मोमेंटम है, अपोजिशन भी बजद है कि हमने हर सूरत में जलसे करने हैं, हुकूमत कहती है कि हमने हर सूरत में जलसों को रोकना है। एक टकराव की कैफियत है और इस टकराव की कैफियत में जो रियासती मफाद होता है, जो कौमी मफाद होता है, उसकी किसी को परवाही नहीं है। और जहां आपको अमल दरामद कराना है एसओपीज के तहत तमाम जगहों पर, वहां आपकी कोई रिट उस तरीके से हो नहीं रहा है। इफ्तिखार साहब, अभी सलमान साहब ने जो कहा है कि जी हुकूमत ये इन जलसों से घर नहीं जाने वाली है, क्या आप एग्री करते हैं? ऐसे ही हो रहा है कि जी जलसे बस हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। साफ जाहिर है कि हुकूमतें जलसों से तो घर नहीं जाती ना, ये तो जलसे कर रहे हैं। हुकूमतें तो कंटेनर पे सैकड़ों दिन खड़े होने के और तमाम तकरीबात के बावजूद, दिन रात हंगामे के बावजूद नहीं जाती, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए जलसा क्या होता है? जलसा एक ऐसा सीड होता है जो जमीन में बोया जाता है और फिर उसकी फसल बनती है, फिर फसल को काश्त किया जाता है। जलसे लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनकी तर्जमानी करते हैं और सियासी पार्टियों के प्रोग्राम की तर्जमानी करते हैं, उनसे दबाव बढ़ता है और ये दुनिया में होता है, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। आप अपने गिरदो नवाब में देखते हैं, मां सवाए उन मुल्कों के जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत में ये जलसा जुलूस तो एक लाजमी चीज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है, होना चाहिए और क्यों ना हो। हाँ, मुझे जो इतराज़ है वो ये है कि इन जलसे जुलूसों में जो अवाम के मसाइल का जो हल है वो नहीं दिया जा रहा। हुकूमत की तब्दीली की बात तो की जा रही है कि हम हुकूमत तब्दील कर लेंगे, लेकिन सवाल है अगर हुकूमत तब्दील हो जाएगी तो क्या मुझे रोटी सस्ती मिलेगी, गंदम सस्ती हो जाएगी, चीनी सस्ती आएगी, दालें सस्ती हो जाएंगी, घी सस्ता हो जाएगा, क्या मेरे स्कूलों में टाट जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, क्या मेरे स्कूलों के बाथरूम पूरे हो जाएंगे, क्या मेरे अस्पतालों के अंदर साफ चादरें होंगी, क्या मेरे अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर मुकम्मल होंगे, क्या मेरे लॉ एंड ऑर्डर के जरिए होगा कि इंसान की कोई इज्जत हो, इंसान का कोई एहतराम हो। इन चीज़ों पे वो बात नहीं कर रहे, मुझे ये अफसोस है। ठीक, और जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो वही है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जलसों का मकसद सिर्फ यही है कि हुकूमत पे दबाव डाला जाए ताकि एनआरओ दे दिया जाए। एनआरओ तो देखिए, मुझे फिर एक आज क्लैरिफिकेशन में देना चाहता हूँ, आप बड़े दोस्त हैं, पढ़ लिखे। एनआरओ एक ऐसा अमल था जिसके तहत 8000 लोगों के खिलाफ मुकदमात को विड्रॉ किया गया।
अब मैं हैरान हूं कि इसको सिर्फ आप बेनजीर और नवाज शरीफ के हद तक महदूद रखते हैं। कभी उन 8,000 लोगों के बारे में या उनकी सियासी वाबस्तगियों के बारे में, उनकी समाजी वाबस्तगियों के बारे में कभी बात नहीं हुई इसमें। ये अफसोसनाक रवैया हमारा। एक और एक बात याद रखिएगा, हमेशा हर जंग के साथ साथ मुज़ाकरात का अमल जारी रहता है। आप वियतनाम की वार को देख लें, इतनी लंबी वॉर है, लेकिन उस वॉर के साथ एक मरहले के बाद मुज़ाकरात का अमल उसके पीछे शुरू हो गया था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो दानिश्वर हैं, जो रिटायर्ड जनरल हैं, ये किसी न किसी मुल्क में, किसी न किसी शहर में बैठे डिप्लोमेटिक गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये ताना देना किसी को कि दबाव इसलिए बढ़ाया जा रहा है एनआरओ मिले, एनआरओ किसी को नहीं मिल सकता। केसेस अदालतों में हैं। अब वो केसेस अदालतें ही फैसला करेंगी, क्योंकि उस एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वॉइड करार दे दिया था इसी बुनियाद पर। और ये बदकिस्मती है कि हमें आज तक नहीं पता कि वो 8,000 लोग जिन्होंने फायदा उठाया, जिनमें कत्ल करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, लूटमार करने वाले हैं, उनके मुकदमा क्यों नहीं चले। बिल्कुल सही। इफ्तिखार साहब, वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। हम ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुजाहिद बेलवी साहब, इफ्तिखार साहब अभी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि जलसों में एक जो भी कुछ डिस्कस हो रहा है उसमें अवाम के जो इशूज़ हैं उन पर बात नहीं हो रही है। या अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हुकूमत तब्दील हो भी जाती है तो क्या अवाम को जो अवाम की ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी? आटा, चीनी, दाल वगैरह वगैरह जो अशिया खुर्दोनोश हैं, क्या वो मुनासिब दाम पर मिलेंगी? जो अवामी इशूज़ हैं वो तो वहीं के वहीं हैं। हेलो जी मुजाहिद साहब। देखिए, एक तो वो जो पहला बयानिया था ना जो आपने पहले करा था, वो तो मैं जो पीटीआई की हुकूमत के जो नाहल मैं आमतौर पर ये जो अजब हो गया है चोल लुटेरे, मैं इस तरह कोई इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि नेशनल टेलीविजन पे आकर अगर बहुत सारे माकूल लोग हैं, शफकत महमूद आके बात करते हैं, कुछ तरीका होता है, और भी लोग बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अब ये जो देखिए जो अपोजिशन का मसला है ना, ये जनाब जिस इत्तेहाद का कायद हमारे हजरत मौलाना फजल रहमान हो, जो ये बताइए वो यहाँ पे अपने जलसों में खवातीन तक को तो बुलाते नहीं है, अपनी खवातीन को लाते नहीं है। हजरत मौलाना और ये जो और बाकी जो जवाहर इस्लामी है, फिर भी होता था कि खवातीन को लाते थे। दूसरे, वो जिन लोगों के पास बैठे हैं, इन लोगों ने एक एक नहीं 4-4 बार हुकूमत की है। दूसरे, बुनियादी बात ये कि जनाब ये जो बात करते हैं मियां नवाज शरीफ कि जनाब ये जो इनका नया बयानिया आया है इनके खिलाफ 85 में, वो तो बहुत दोहराया जा चुका है जनरल इंजीनियरिंग की पैदावार। पहली बार आज कल जो अब आप ये देखिएगा, मोहतरमा मरियम नवाज है, इलेक्शन हुए नहीं है, कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, ऐलान कर दिया मियां साहब जो है वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म होंगे। भाई कैसे वज़ीर आज़म होंगे? और हमें ये भी बताइए शायद मरियम बीबी को, उनके ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल तारीख नहीं पढ़ाते या पढ़ाती नहीं है, वो इनको पढ़ाने की हिम्मत नहीं है, वरना इफ्तिखार अहमद को जरूर उनको ले लें कि उन्हें तारीख बताएं कि पहली बार वो वज़ीर मंसूब होते जब पाकिस्तान में 10 साल मार्शल के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी। अभी उस हुकूमत को बने हुए 14 माह नहीं हुए तो नवाज शरीफ ने जो है वो 58(2) के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और कहा इनको निकाला जाए। यही नहीं, बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉक्टर मशरक डॉटर ऑफ ईस्ट में लिखा है कि उसामा बिन लादेन, नवाज शरीफ, हमीद गुल बैठे, इन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए उसामा बिन लादेन से गवर्नमेंट खत्म कर ली। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर ऑफ ईस्ट में लिखा है बेनजीर भुट्टो की किताब में। मैं आपका किताब भी दिखा दूंगा, आपको कहे तो ये सामने पे। पहली गवर्नमेंट बेनजीर को अभी आई नहीं थी, उसको खत्म करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने ये किया है। क्या वो गलत है कि IGI जो है जनरल हमीद गुल ने बनाई थी और पैसे बटे थे और जो एयर मार्शल अजहर खान का केस मौजूद है? अब देखें इस वक्त अगर अब मेरा दोस्त नाराज हो, इफ्तिखार नहीं सुनना चाहेंगे तो और बात है कि है तो हौसला रखे। और आप खुद क्यों कर रहे हैं यार, आप तो शामिल है उसमें, आप इनको ये शरीफ वरी होगा क्यों डिफेंड करेंगे? क्या ऐसा ये हकीकत नहीं है? इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद किसने बनवाया? या एयर मार्शल खान का झूठा था? क्या मैदान बैंक से पैसे नहीं बटे? क्या उसामा ने नहीं दिया? क्या गवर्नमेंट खत्म नवंबर 89 में गवर्नमेंट खत्म करने के लिए इकट्ठे ये सब नहीं हुए? आपने अब आप कहते हैं तारीख की बातें छोड़ो, अब हम इकट्ठे हो, क्यों छोड़े भाई? हम तो तारीख पर बात होगी, जिस तरह भुट्टो साहब ने जो गलतियां की उस पर ही बात होगी, जैसे शरीफों की होगी। इमरान खान पे हम बात करने में तैयार हैं,
वो भी होगी उस पर। लेकिन इनको कैसे सफेद चिट दे दें? मरियम बीबी का तारीख तो पढ़ लें लोगों से। जी इफ्तिखार साहब, आपको शायद करना चाह रहे थे। और आगे आइए, 99 में कोई अक्टूबर में पूरे खानदान सभी माफी मांग के नहीं गए? अपने बेचारे गौस अली शाह को छोड़ गए यहाँ पर। कितनी बार मैं बताऊं इन लोगों ने कब कब समझौता किया। अब जब इन्हें आखिरी उम्मीद टूट गई, और क्यों मोहम्मद जुबैर को भिजवाया 22 अगस्त से 6 सितंबर से मीटिंग के लिए? भिजवाया या नहीं भिजवाया? वो तो खबर किसने तय की? DBIS बाबर इफ्तिखार ने। इन्होंने तो नहीं कहा कि हम मिलने जा रहे थे। जी इफ्तिखार साहब, आजकल बड़ा आसान है। इफ्तिखार साहब, मुजाहिद साहब ने जो ये पिंडी और एजेंसियों को कहना, फौज को कहना फैशन बन गया। हम भी कहते हैं, हम भी लड़े, हमने भी कोड़े खाए, हमारे दोस्तों ने कहा, हमने भी 6 माह कैद काटी है फौज के जमाने में। लेकिन ये इन लोगों ने क्या कराए? इफ्तिखार साहब, ये सारे फैक्ट्स जो अभी मुजाहिद साहब ने बताए, इनको डिनाई तो नहीं किया जा सकता, और ये माजी का हिस्सा है, इनको साथ लेकर तो ज़ाहिर बात है चलना ही होता है। मैंने कब कहा कि माजी को साथ लेके नहीं चलना होता? मैं तो माजी से बहुत आगे जाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी जलसा करो और जो भी जलसे करें, उसमें अब हमें ये बताएं कि जो अमल तब्दीली का होगा उसका फ़ायदा मुझे क्या होगा। जितनी बातें दिलवी साहब ने कही ये दुरुस्त हैं। ये ऐसी सियासत है जिसमें पूरी कौम शर्मसार हो सकती है। नहीं शर्मिंदा होना लेकिन चाहिए। हम माफी मांगना चाहिए। आगे लेके जाए ना, पहले मरियम नवाज को माफी मांगनी चाहिए आकर, बिलावल को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि इनके साथ बैठे, माफी तो मांगे कम से कम, उसके बाद आगे का हमें बयानिया बताएं। माफी भी नहीं मांगते इफ्तिखार। मैं और आप तो अभी भी माफी मांगेंगे, और अभी माफी मैं कहूंगा गलत वक्त है ये बातें उठाने का। मैं इमरान खान को फायदा नहीं पहुंचाना चाहता इस तरह की बातें करके, लेकिन कम से कम नून लीग को तो माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने हमेशा फौज के साथ 30 साल तक जो है जो कुछ किया, जिस तरह उनके बूटों के पीछे बांधते रहे। जी इफ्तिखार साहब, तो मैंने कहा कि हम इस पे शर्मसार तो हैं जो ये तारीख बता रहे हैं, और बड़ी अफसोसनाक तारीख है। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं एक दरमियाने तबके से तल्लुक़ रखने वाला बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा, और बाद में मैं सहाफ़ी बन गया। मेरे मसाइल ये है ही नहीं जो ये इसकी गुफ्तगू हो रही है कि साजिश करके कौन आया और किस तरह आया। हाँ, तारीखी किताबों में इसका तज़किरा लाज़मी होना चाहिए तारीख को दुरुस्त रखने के लिए। लेकिन मेरा इशू ये है कि आज जब गंदम इतनी महंगी हो गई है, तो क्या हमारे पास किसी सियासी जमात के पास ये पॉलिसी है कि अगले साल जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो कितने लाख एकड़ ज़्यादा रकबे को ज़ेर काश करने की कोशिश करेंगे ताकि गंदम की पैदावार इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि उसकी कीमतों में कमी हो? क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि जो 5 लाख नौजवान हर साल यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं, हम उनको कोई बाइज्जत रोजगार दे सकें? 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हमारे मैट्रिक तक पढ़ रहे हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है? इस पे कभी डिबेट हुई है? ये है वो चीजें जिसपे मैं चाहता हूँ डिबेट हो, क्योंकि इनसे मेरा वास्ता है, इनसे मेरा ताल्लुक है, इनसे मेरे पाकिस्तान की मजबूती का ताल्लुक है। मेरी गलियों में गलाजत है, मेरी गवर्नेंस नाम की चीज अगर थोड़ी बहुत थी भी तो वो हर आने वाले दिन में गवर्नेंस खत्म होती जा रही है। ये बात कर रहे हैं दिलवी साहब, एम्प्रेस मार्केट की गिरदोनवा से जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इंक्रोचमेंट खत्म करवाई गई, तो क्या आज वो एम्प्रेस मार्केट वापस नहीं आ गई जो ओरिजिनल थी? बात ये है कि हम संजीदा है ही नहीं इश्यूज पर। इशू ये नहीं है कि इमरान जाए, और इशू ये नहीं है कि इमरान की जगह मरियम बीबी आए या बिलावल आए। मेरा इशू कुछ और है। मेरा इशू है, मुझे बताओ पैसा क्यों नहीं इकट्ठा करते, टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट करते, और उसकी वजूहत क्या है? और जो ये तुम कहते हो मनी ट्रेल दो, मनी ट्रेल दो, तो मनी ट्रेल सिर्फ 4 आदमियों की तो मत दो ना यार। मनी ट्रेल तो बैरियर टाउन से भी लो, DHA से भी लो। मनी ट्रेल तो उन नई बस्तियों में बसने वाले लोगों से भी तो लो ना, जिनके घरों में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं और उनका टैक्स जो NTN नंबर भी उन्होंने मांगे तांगे का लिया होता है। ये है वो बात। मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है कौन हुक्मरानी करता है। मुझे ताल्लुक इस बात से है कि मेरी जिंदगी का क्या बनेगा, मेरा क्या अक्षर हो रहा है, मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, मेरे पोते पोतियों का क्या मुस्तकबिल है, मेरे नवासे नवासियों का क्या मुस्तकबिल है।
क्या उन्होंने इस मुल्क में सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे रहना है कि बराबर के शहरी के तौर पे रहना है? मुझे इनका हल चाहिए इन जलसों में। कोई मुकर्रर मुझे बताए कि मेरे इन सवालों का जवाब उसके पास क्या है। ठीक, सलमान साहब। देखिए, बात यह है कि जो बात इफ्तिखार कर रहे हैं, इफ्तिखार साहब, अपोजिशन का जो नारा है ना, जो बयानिया है, वो तो ये समझते हैं कि इस मुल्क के मसले का हल इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करना है, और ना सिर्फ इक़्तिदार से बाहर करना है बल्कि वो एस्टैब्लिशमेंट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकाले ताकि मसला हल हो जाए। बाकी रही अवामी सियासत की बात आपने की है, भाई इस वक्त कौन सी सियासी जमात है जिसके सामने अवाम की तरजीहात बड़ी अहम है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो और चाहे वो अपोजिशन जमातें हैं। वहां तो लड़ाई हो रही है इक़्तिदार की रसाकशी की, वहां तो लड़ाई हो रही है कि एहतसाब से कैसे हमें अपने आप को बचाना है, वहां लड़ाई हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट हमें स्पेस दे और हम एस्टैब्लिशमेंट की ज्यादा बेहतर तरीके से खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अभी मुजाहिद बरेलवी साहब ने PMLN की हिस्ट्री बताई है। मुजाहिद बरेलवी साहब को पता है कि जरदारी साहब ने बलोचिस्तान हुकूमत के खात्मे में किसका साथ दिया था, उनको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में जरदारी साहब कहां खड़े थे, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में कहां खड़े थे। ये सब तमाम सियासी जमातों का जो दौरा मेयार है, ये भी तो इस मुल्क का अलमिया है ना कि आप सामने आके जमहूरियत कानून की हुक्मरानी की बातें करते हैं और पसे पर्दा एस्टैब्लिशमेंट से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मुफाहमत करते हैं। अब इस तारीख से कैसे हम अपने आप को डिनाई कर सकते हैं इन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को? ये मुत्तहदा मजलिस अमल जैसे बनी थी और 2002 में जैसे इक़्तिदार मिला था मौलाना फजलुर रहमान को, ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है। असल में बात जो इफ्तिखार ने की है वो दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कैसे रिवाइव होगी, कैसे आम आदमी के मसलों के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन फोकस करेगी, कैसे इन जलसों के अंदर आम आदमी के मसलों के मफादात की बात होगी। अभी कल ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि मैं यहाँ पे नहीं बैठता क्योंकि कोरोना है और मेरे 4 दोस्त अहबाब जो है वो कोरोना हो गए हैं। अच्छा, अपनी अपनी जात के बारे में इतनी फिक्रमंदी है कोरोना ना हो जाए, लेकिन पूरे अवाम के बारे में कोई फिक्रमंदी किसी को नहीं है कि वहां पे भी कोरोना फैल सकता है। क्योंकि मसला ये है कि हमारे मफादात और हैं, अवाम के मफादात और हैं। अवाम को तो हमने 70 साल से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के नाम पे, और सब के सब सियासतदान अमीर होते जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अमीर होती जा रही है, ताकतवर तबकात अमीर होते जा रहे हैं, इस्तेसाल हो रहा है, उसकी प्राइस पे करनी पड़ रही है, तो पाकिस्तान के गरीब आवाम को पे करनी पड़ रही है, जिनकी जिंदगी जो है बदतरीन तरीके से यहाँ पे गुजारी जा रही है। बदकिस्मती ये सलमान आबिद साहब कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले यही कहा करते थे कि जी अमीर अमीर से अमीरतर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। उन्होंने भी अपने तमाम जो बड़े बड़े सियासी नारे लगाए थे उसको भूल गए, वो सब भूल गए। जी, इन कोर इश्यूज का हल किसके पास है? क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास हल नहीं है तो फिर किसी और के पास है? किसके पास है? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी, प्रोग्राम के इख्तिताम की जाने बढ़ते हुए क्लोजिंग कमेंट्स तमाम गेस्ट से लेंगे, और मुजाहिद साहब आपकी तरफ आते हुए जो सवाल छोड़ दिया था ब्रेक पे जाते हुए, कोर इश्यूज जो हैं, जो पब्लिक के इश्यूज हैं, इनका हल अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है तो फिर किससे हल तलाश करें? कहां से मिलेगा हल? मुजाहिद साहब जी, इन कोर इश्यूज का हल किससे मिलेगा अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है, जो क्लेम्स तो करते रहे हैं और अब भी करते हैं लेकिन हल नहीं है, तो किससे हल मिलेगा इन कोर इश्यूज का जो अवामी इश्यूज हैं? क्या मुझसे पूछ रहे हैं अली मुमताज? जी मुजाहिद साहब। देखिए, एक तो सॉरी, ये जो मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि फहार जो है वो मेरे, आपको पता है मेरे कितने देरीना ताल्लुक है, तो कतई तौर पर मकसद ये नहीं था, ये मुझसे ज्यादा तारीख जानते हैं, और जो ये बातें कह रहे थे वो भी सही थी कि आम आदमी हमारा इशू है, और ये भी दुरुस्त है कि जो 2.5 साल में इमरान खान की हुकूमत ने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो डिलीवर नहीं किए, और शायद इसी सबब PDM के जो बयानिया या PDM के जलसे जुलूस कामयाब हो रहे हैं। और ये भी अब ऐसा लगता है कि उनकी पॉलिसियों में उनका जो मतलब काबुल, तो आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी तो उनके पास कभी भी नहीं रही। आज आप देखें इतना बड़ा अहम इशू था, पहली बार वो काबुल गए, तो एक तो बात तो ये है कि अगर ये इन्होंने होमवर्क वाकई किया होता, जो 22 साल से उनका दावा कर रहे हैं, और ये जो एक और नौकरियां और पता नहीं घर और ये जो सब कुछ करे थे, जो वादे किए थे, अगर वो इसमें से 2.5 साल में इसका 1/4 भी हल कर चुके होते, तो फिर ये जो मौलाना और ये जो हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं जो पावर में 2-2 बार 3-3 बार बारियां लगा रहे हैं और चौथी बार लगाना चाह रहे हैं, तो शायद इनकी लोग बात नहीं सुनते। जब हुकूमत कमजोर होती है तो छोटी से छोटी अपोजिशन को फायदा होता है। जैसे भुट्टो साहब जैसा
यानी मैं समझता हूँ, आप समझते हैं कि किस लेवल के पाए के लीडर थे। तो मुजाहिद साहब, ये इश्यूज का हल फिर किसके पास है? पीएनए जैसी क़यादत जो है उसने भुट्टो साहब को किस तरीके से उठा के बाहर फेंक दिया। यही सूरत हाल है कि इमरान खान का पर्सनैलिटी, क्रिकेटर, फला खिदमत अपनी जगह। मेरा कहना मतलब ये है कि 2.5 साल में अगर इन्हें डिलीवर नहीं किया जिस तरह इन्हें करना चाहिए था, जो इनके मैनेजर बैठे हैं 50 लोगों की फौज है, तो फरमौजी दिखाने से फायदा नहीं होता कि $10,000 खर्च किए काबुल जाने में। ये इस तरह की गिमिक नहीं करें। अगर इन्होंने डिलीवर नहीं किया तो पीडीएम के जो वो लोग जिनके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं, जिनसे ना इफ्तिखार है करता है, ना मैं ना सलमान, लेकिन ये बहरहाल फिर लोग इनकी सुनेंगे। ठीक, सलमान साहब की तरफ मैं जाऊंगी। प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मुजाहिद साहब, हम लोग सुनते रहे कदर कलामी के लिए माजरत। सलमान साहब, क्लोजिंग कमेंट्स है। देखिए, मेरा क्लोजिंग कमेंट सिर्फ यही है, जो बात इफ्तिखार ने भी की और मुजाहिद साहब ने भी की, कि हमारी ये जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो हुकूमत में या अपोजिशन के अंदर है, वो कम अज कम अवामी मफादात को बुनियाद बनाकर सियासत करें और असल जो इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज इस कंट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उस पर गुफ्तगू करें। ये जो आपस की महाजराई है, फतवेबाजी है, इल्जाम तराशियां हैं, एक दूसरे को जो है ना मुल्क का गद्दार समझना, इससे बाहर निकले। इससे आम आदमी के मफादात को कोई फायदा नहीं मिलेगा मासिवाय सियासी तलखियों में, और बढ़ेंगी और उससे सियासत और जमहूरियत जो है वो और ज्यादा खराब होगी। ठीक, इफ्तिखार साहब, क्लोजिंग कमेंट सर, और कोर इशू पे भी जरा मुख्तसरन बता दीजिएगा कि अब इनका हल फिर किसके पास है अगर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है? देखें अली मुमताज, बात सिंपल सी है कि जब तक आप इश्यूज पे बात नहीं करेंगे, मसलन मैं लाहौर के हवाले से बात करता हूँ। लाहौर में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, रावी फ्रंट जी। क्या अपोजिशन का ये काम नहीं है कि उस रावी फ्रंट के बारे में तमाम डिटेल्स इकट्ठी करे और कौम को आगाह करे कि ये है किसका, इसका किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इसके मकासद क्या हैं? ये काम वो कर नहीं रहे। अब लाहौर शहर के अंदर एक जगह है हल्लो की, वहां पे ये फ्लैट बनाना चाह रहे हैं। वो जमीन किसकी है, वो फ्लैट कितने का बेचना ये चाह रहे हैं, बता रहे हैं, कीमत बता रहे हैं। क्या इतनी कीमत में फ्लैट बिकना चाहिए, किसको ठेके दिए जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? और फिर जो बेसिक इशू वही जाएगा कि तालीम के अंदर किस किस्म की तालीम। हमें 2 साल से सुन रहे हैं एक निज़ाम होगा तालीम का, सिलेबस किधर है? वो क्या मुश्किल है उसमें? मुझे ये कहा गया, मुझे ये बताया गया कि हम चोरों के रास्ते बंद कर देंगे। और अब मैं लफ्ज़ चोर नहीं कहता उन लोगों के लिए। 5 लोग पेश हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास प्राइम मिनिस्टर को मिलने के बाद कि जनाब ये जो कानून बनाए जा रहे हैं इसका इतलाक हम पे मत करें, हमसे वो 50,000 रुपए का जो अगर सौदा खरीदता है तो उसके लिए मत पूछें कि उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है। मैंने देखे ना, आप रियासत को चलाना कैसे, मुझे पहले ये समझा दें। रियासत क्या सारी उम्र भीख भी चलती रहेगी? नहीं चल सकती। इफ्तिखार साहब, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना सर। बनाते हैं, बनाने के बाद वो आप एक खास महकमे को दे देते हैं, उसमें वो टैक्स लगा देती है। और हमारी जो देहाती सड़कें हैं उस पे सारा दिन ट्रालियां भागती फिरती हैं और उनसे कोई भी टोल टैक्स नहीं देता, और वो सड़कें 5-6 साल के बाद टूट के तबाह हो जाती हैं। अब इसके लिए कोई फलसफा चाहिए। बिल्कुल सही। इफ्तिखार साहब, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है जी, प्रोग्राम को क्लोज करना है जी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब कि आपने हमें वक्त दिया, और आज के प्रोग्राम में हमारे मौजूद मेहमानों ने जिन पॉइंट्स को रेज किया, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये वो फैक्ट्स हैं कि जो हमारे बिल्कुल सामने हैं। और अगर इनको एक तरफ रखते हुए, इनसे नज़रें चुराते हुए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी उसी तरह से और उसी अंदाज से चलती रहेंगी जैसे कि आज के प्रोग्राम में लफ्ज़ सियासी रिवायत भी इस्तेमाल किया था इफ्तिखार साहब ने, तो फिर यकीनन अवामी इशूज़, कोर इशूज़ वहीं के वहीं रहेंगे। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब आपका, मुजाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।